प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हमने समाज के 3 पॉइंट कर लिए, अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। अब हम करेंगे इन तीनों को करेंगे। तो पहले हम द्विगु समास लेंगे। द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। ये ध्यान रखना, जब संख्या आ जाए तो आप समझ लेना इसमें द्विगु समास है। प्रथम पद संख्यावाची होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। संख्यावाची का मतलब, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जैसे त्रिनेत्र, पंचानन, षडानन, चौराहा, तिराहा, अब इसमें देखो, त्रि का मतलब 3, पंच का मतलब 5, षड का मतलब 6, चौ का मतलब 4, ती का मतलब 3। प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद जहां संख्यावाची होता है वहां द्विगु समास होता है। अब इस समासिक पद का विग्रहणी आपको पूछा जाएगा। त्रिनेत्र में समास है, पंचानन में समास है, षडानन में समास है, चौराहा में समास है। इस प्रकार आपको पूछा जाएगा तो सबसे पहला उत्तर इसका हो जाएगा द्विगु, क्योंकि इसमें प्रथम पद संख्यावाची है। अब इसी में कई बार शिक्षाविदों ने अलग अलग प्रकार से बताया, क्योंकि तीनों एक ही पार्ट है। अब इसी को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है। एसआई की भर्ती में भी कई प्रश्न आए थे, इससे संबंधित पूछा गया था, तो बच्चों के गलत उत्तर हुए थे। क्यों हुए थे वो मैं आपको बताता हूं क्यों हुए थे। अब जैसे इसमें प्रथम पद संख्यावाची देख लिया, अब इसमें कर्मधारय आ गया। कर्मधारय में क्या क्या होता है, विशेष्य और विशेषण, उपमेय और उपमान। अब विशेष्य और विशेषण, उपमेय और उपमान होता है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें होता है कर्मधारय समास। जैसे आपने देख लिया इसमें त्रिनेत्र, इसमें विशेष्य और विशेषण भी कितने नेत्र, 3 नेत्र, क्योंकि सबके 2 होते हैं तो विशेषता होगी 3 नेत्र की। तो विशेष्य और विशेषण होता है ना, तो इसमें कर्मधारय समास भी है। अब इसमें पूछा जाए पंचानन, पंचानन कौन है, पंचानन भगवान। षडानन कौन है, कार्तिकेय। पंचानन कौन है, 5 मुखी बालाजी है, पंचानन ही है, 5 मुख है। और चौराहा 4 रास्तों का समूह है। ये विशेषता भी है इसमें, इसलिए इसमें कर्मधारय भी होगा। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, वो मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, कौन सा उत्तर सही होगा। अब इसके अलावा तीसरा आ गया बहुब्री, क्योंकि तीनों एक ही पार्ट है। बहुब्री में क्या होता है, पर सामान्य व विशेष अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ निकलता है। सामान्य अर्थ भी नहीं निकलता, विशेष अर्थ भी नहीं निकलता, अन्य अर्थ निकलता है। अन्य अर्थ निकलता है, वहां होता है बहुब्री। जैसे इसका विग्रह करेंगे तो अब इसका विग्रह करेंगे तो 3 नेत्रों का समूह है, तो 3 आ गया तो द्विगु हो गया। 3 नेत्र हैं, वहां हो गया कर्मधारय, 3 नेत्र की विशेषता। अब 3 नेत्र हैं जिसके, ये देखो 3 नेत्र हैं जिसके, ये प्रश्न लगा दिया, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। आपने विग्रह किया तो प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया, 3 नेत्र हैं जिसके। तो यहां क्या होगा, बहुब्री समास भी होगा। अब आप कहोगे इनमें सब में तीनों समास हैं। अब आपको अनुमान कैसे लगाना है, अनुमान ऐसे लगाना है, प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, त्रिनेत्र में समास है, त्रिनेत्र में समास है, समास में समास है।
अब इसमें त्रिनेत्र में समास है, ये पूछ लिया। ए में दे दिया द्विगु, बै में दे दिया कर्मधारय, से में दे दिया अब बहुवीरी, द में दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो आपको डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत होगी। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न बोला तीन त्रिनेत्र में समास है, तो संख्यावाची होने से द्विगु भी है। तीन नेत्रों की विशेषता है, क्योंकि हम कहते तीन नेत्र वाले खड़े हो जाओ तो कोई खड़ा नहीं होगा भगवान शंकर के अलावा किसी के नहीं है, तीन नेत्र भगवान शंकर के है। तो यहां कर्मधारय भी हो गया। अब जिसके आ गया सब तीन नेत्र है जिसके, तो यहां क्या हो गया भगवान शंकर, इसका उत्तर हो गया। क्या हो गया? तीन नेत्र है जिसके, कौन? भगवान शंकर, या बहुवीरी हो गया। तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। तो ये तो दे तो उत्तर गलत है ही है, आपने सोच लिया। अब इन तीनों में से उत्तर देना बड़ी विकट समस्या आ जाती है। तो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसका विग्रह करोगे तो सबसे पहले यदि इसका अर्थ बहुवीरी में निकलता है तो बहुवीरी ही होगा, क्योंकि इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। चौराहा का तीसरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इसमें ये दो ही होंगे। दो में से आपको डिसीजन लेना है, एक कौन सा? चौराहा। इसमें विशेष और विशेषण में विशेषता में दिखाई नहीं देती, तो इसलिए द्विगु होगा। लेकिन इसमें बहुवीरी होगा। अगर इस बहुवीरी को मिटा के यहां उन्होंने लिख दिया तत्पुरुष, तो फिर भी समस्या रह गई आपके। क्यों रह गई? क्योंकि आप कर्मधारय और द्विगु में से किसे बताओगे? तो आपको बताना है तीन नेत्रों का समूह है, तो यहां क्या होगा? कर्मधारय होगा, विशेषता है। अगर फिर हमने इस कर्मधारय को भी मिटा दिया और यहां दे दिया अव्ययी भाव, तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? क्योंकि आप सोचोगे इसमें तो बहुवीरी है, तीन नेत्रों का समूह बहुवीरी पढ़ा, हमने गलत प्रश्न पूछ लिया। तो नहीं, गलत नहीं पूछा है, सही पूछा है। आपको इन चारों में से डिसीजन लेना है, तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो द्विगु होगा। जब तीनों दिए हुए होंगे तो पहले बहुवीरी को देखना है, आपकी इसका प्रश्न बनता है क्या। दूसरा, बहुवीरी नहीं है, कर्मधारय है, तो आपको देखना है विशेष से विशेषण, उपमेय और उपमान है क्या, उपमा दी गई है क्या, किससे तुलना की गई है क्या, तो वहां क्या होगा? कर्मधारय होगा। और वो भी नहीं है, द्विगु है, तो आपको द्विगु करना। अब इसमें कर्मधारय होता तो इसका कर्मधारय उत्तर हो जाता, यहां कर्मधारय होता तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाता? कर्मधारय हो जाता। और यहां अकेला बहुवीरी होता तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती नहीं। अब मैंने आपको इन तीनों को एक साथ बताया है, तो इन तीनों को एक साथ समझाने का प्रयास इसलिए किया है कि आपको प्रतियोगी परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ऐसे ही अव्ययी भाव तत्पुरुष में भी पूछा जाता है, जब मैंने सारे करवा दिए अब आपको। अब अव्ययी भाव में भी समस्यात्मक प्रश्न क्या पूछा जाता है बोर्ड द्वारा, वो भी मैं बता देता हूं, जिसमें आपको दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत होती है, जो मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि इस समय मैं आपको ये प्रश्न बता नहीं पाया, आज बता देता हूं। जैसे आपको पूछ लिया स्वयं कर्म, ये आ गया, में समास है, आपको पूछ लिया। अब इसमें ए में दे रखा है अव्यय भाव, ब में दे दिया तत्पुरुष, स में दे दिया द्वंद्व और द में दे दिया इनमें से कोई नहीं।
अब आपको इसमें दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि स्वयं कर्म, इसका मतलब हो गया स्वयं का कर्म, तो आपको लगेगा तत्पुरुष है, का आ गया, कारक आ गया। नहीं, अब इसमें यह ध्यान रखना है दोनों दिए हुए हो तत्पुरुष, क्योंकि इसमें स्व अव्यय शब्द है। स्व क्या शब्द है? स्व अव्यय शब्द है। अव्यय, स्व अव्यय शब्द है, इसलिए आपको इन दोनों में शब्द है। और इसलिए ये तो है ही नहीं द्वंद, क्योंकि योजक चिन्ह नहीं है, और इनमें से कोई नहीं है। आप अभी सोचना नहीं है, इन दोनों में से अनुमान लगाओ। इनका क्या होगा? स्व शब्द, स्व का कर्म आपने कर दिया, तत्पुरुष कर दिया, तो ये आपका गलत है। अब आपको डिसीजन लेना है। क्या लेना है? कि जब स्व कर्म, ये आपको पहले ध्यान रखना है कि इसमें स्व शब्द अव्यय होने से ये दोनों लिखे हुए हो, तो आपको ध्यान रखना है इसमें ए उत्तर सही होगा। अगर इसमें अव्यय भाव नहीं है और यहां लिखा हुआ है कर्मधारय, कर्मधारय लिखा है, तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि स्वयं का कर्म कारक आ गया, कारक आ गया तो तत्पुरुष हो गया। लेकिन अगर अकेला अव्यय भाव लिखा हुआ है तो भी आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अव्यय भाव अकेला लिखा हुआ है तो भी आपको समस्या नहीं है, क्योंकि स्व शब्द अव्यय है। स्व शब्द अव्यय है तो इनमें से कर्मधारय नहीं है, विशेष है, विशेषण नहीं है, द्वंद्व नहीं है, योजक चिन्ह नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, नहीं होगा, तो एक उत्तर सही हो गया इसमें अव्यय भाव। तो अब आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से कि तत्पुरुष और अव्यय भाव दोनों दिए हुए हो, और आपको देखना है प्रथम पद अव्यय है क्या। प्रथम पद यदि अव्यय है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अव्यय भाव ही उत्तर सही होगा। जब दोनों लिखे हुए हो, तत्पुरुष और अव्यय भाव लिखे हुए ना, तो अव्यय भाव ही होगा। हाँ, अव्यय भाव नहीं है, अव्यय भाव नहीं है तो आपको बताने में दिक्कत नहीं होगी कि इसमें तत्पुरुष है। अब ये ध्यान रखना है कि ये शब्द अव्यय है, इसलिए इसमें अव्यय भाव है। तो अगर तत्पुरुष और अव्यय भाव लिखा हुआ होगा तो अव्यय भाव उत्तर सही होगा, अगर अव्यय भाव नहीं लिखा है तो तत्पुरुष उत्तर सही होगा, क्योंकि इसका विग्रह करेंगे। समासिक पद का विग्रह करने पर क्या होता है? कारक और विभक्ति आ जाते हैं, तो इसमें कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। स्वयं का कर्म, का आ गया, संबंध आ गया, संबंध तत्पुरुष, इसमें उत्तर सही होगा। कारक का मैंने कल आपको बता दिया था। तो प्यारे बच्चों, ये समास है जो बच्चों को बहुत कठिन लगते हैं, और मैंने इसको गणित की तरह से बड़े सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इसलिए विद्यार्थी मुझसे, मेरे पास पढ़ने आते हैं, वो भी मुझसे कहते हैं कि सर समास समझ में नहीं आता, संधि समझ में नहीं आती। मैंने संधि को भी शॉर्ट ट्रिक के रूप में समझाया है, समास को भी आपको छोटे तरीके से समझाया है। परिभाषाएं बड़ी बड़ी याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको नोट्स रटने नहीं दिए, मैंने आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखाया है, और प्रैक्टिकल करके इसके कारणों को शब्द में ढूंढकर उसी के अनुसार हमें समास का निर्धारण करना भी मैंने सिखाया है। अब आपको शायद समझ में आया होगा। अब आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, और मुझे आशा है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा रहे तो मुझे भी रीइंफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। यदि आप लाइक करते हो तो प्यारे बच्चों जरूर लाइक करना, ताकि मुझ में जोश आए और मैं और भी आगे जो ग्रामर की चीजें हैं, जैसे छंद है, रस है, अलंकार है, वो भी आपको बड़े सरल तरीके से, सुंदर तरीके से आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझते ही एक बार पढ़ते ही आ जाएगा। ऐसा सिखाने का प्रयास करूंगा, आपको अच्छा लगेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।